अचानक से हुई युवराज रुद्रदेव की हत्या ने वहां पर मौजूद लोगों के हृदय में खलबली मचा दी थी। युवराज रुद्रदेव के चाचा युवराज शक्ति मौली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि देवयानी ने युवराज का कत्ल कर दिया है। कहाँ देवयानी उसके साथ इंद्रनगर को बचाने के लिए राज्य रक्षक और भारत को ढूंढने जा रही थी, और कहाँ उसने अभी अभी अपने ही राज्य के युवराज की हत्या कर दी थी। कहीं इंद्रनगर में अब तक हुई कांडों के पीछे देवयानी ही तो नहीं। ये सोचकर ही शक्ति मौली का हृदय कांप उठा था। हालांकि युवराज शक्ति मौली का उसके ऊपर शक करना अकारण ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण था कि देवयानी ने उसे बिना कुछ बताए युवराज के ऊपर तीर चला दिया था, और दूसरा कारण था कि युवराज की हत्या करने के बाद वो अभी भी मुस्कुराए जा रही थी। उसको इस तरह से मुस्कुराते देख शक्ति मौली का पारा चढ़ गया और वो चीखते हुए बोला, तुमने क्या कर दिया देवयानी? तुमने सब बर्बाद कर दिया। शक्ति मौली को चीखते देख देवयानी ने अपना अगला तीर चढ़ाया और सीधा शक्ति मौली के ऊपर तान दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ है युवराज, लेकिन अगर अब देर हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अपने ऊपर तीर तना देखकर शक्ति मौली को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरा दी हो, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, देवयानी ने कमान छोड़ दी थी और तीर आश्चर्यजनक रूप से शक्ति मौली को ना लगकर उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे अधूता के एक साथी के सीने में घुस गया था। खचाक की आवाज के साथ उसकी चीख निकल गई और देवयानी के तीर से वो घायल होकर वो दूर कहीं आकाश की गहराइयों में खो गया था। उसकी चीख सुनने के बाद शक्ति मौली को ऐसा लगा कि जैसे उसे होश आ गया हो, और उसने जब अपने आसपास देखा तो पाया कि अधूता के बचे हुए साथी बहुत तेजी के साथ उसकी ओर भागते हुए आ रहे हैं और देवयानी एक एक करके उनको मारती जा रही है। देवयानी को तीर चलाते देखकर शक्ति मौली इतना तो समझ गया था कि देवयानी ने विश्वासघात नहीं किया है, लेकिन युवराज रुद्रदेव के ऊपर तीर चलाने का मतलब अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। संभल कर युवराज, कहते हुए देवयानी उसकी ओर मुड़ी और तीर फिर से उसके पीछे छोड़ दिया, और वो जाकर उसके पीछे दौड़कर आ रहे एक दुश्मन को लगा और वो वहीं ढेर हो गया था। देवयानी को लगातार अकेले जूझते देख शक्ति मौली ने भी मोर्चा संभाल लिया। पहले देवयानी अकेले ही उनके ऊपर भारी पड़ रही थी, और अब जब उसे शक्ति मौली का भी साथ मिल गया था तो उन दोनों ने मिलकर अधूता के साथ की बची हुई सेना को भी मार भगाना शुरू कर दिया था। अपने साथियों को इस तरह से मार खाता देखकर अधूता समझ गया कि वो इन दोनों से अब पार नहीं पा सकता, इसलिए वो अपना विमान लेकर वहां से गायब हो गया था। उसके भागने के बाद उसके बचे खुचे साथी भी भागने लगे और शक्ति मौली तथा देवयानी ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया था। जब अधूता और उसके सारे साथी वहां से चले गए, तब शक्ति मौली ने अपनी तलवार निकालकर सीधे देवयानी के गले पर रख दी और पूछा, तुमने अधूता को भगाया वो ठीक है, लेकिन तुमने युवराज के ऊपर हमला क्यों किया? शक्ति मौली के सवाल पूछने के बाद देवयानी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए शक्ति मौली की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है युवराज कि अधूता ने सच में युवराज रुद्रदेव का अपहरण कर लिया था? उसे इस तरह हंसते और उसके ऊपर तंज मारते देख शक्ति मौली समझ गया कि कोई चीज उसकी आंखों के सामने छूट गई है। कहना क्या चाहती हो देवयानी? कहते हुए उसने देवयानी की गर्दन पर से तलवार हटा ली और उसके पूछने के बाद देवयानी ने उसके सामने युवराज रुद्रदेव के ऊपर तीर चलाने का रहस्य खोलते हुए असलियत बताना शुरू कर दिया था। असल में देवयानी ने जिसके ऊपर वार किया था वो युवराज रुद्रदेव थे ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ल में कोई बहरूपिया था जिसे अधूता भ्रम फैलाने के लिए लेकर आया था, जिससे वो देवयानी और शक्ति मौली को भ्रम की स्थिति में डालकर उनसे विमान और राज्य रक्षक आदित्य का टीका ले सके। वो लगभग इस चीज में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन विमान के अंदर बैठी देवयानी की नजर नकली युवराज रुद्रदेव के पांव पर पड़ गई और उनके द्वारा पहने गए जूतों को देखकर वो तुरंत समझ गई कि ये युवराज रुद्रदेव हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने जो जूते पहन रखे थे वो अधूता के अन्य साथियों के जूतों से मेल खा रहे थे, और उसी से देवयानी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसको मारकर उसने अधूता को एक और झटका दे दिया। अगर वो युवराज रुद्रदेव होते तो तुम क्या करती देवयानी, जबकि सिर्फ जूतों के सहारे ही तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया था? उसकी बात सुनने के बाद शक्ति मौली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं युवराज,
मैंने सिर्फ जूतों के सहारे ही इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, बल्कि मैंने उस बहरूपी की आंखों में मौत का डर देखा था, जो युवराज रुद्रदेव की आंखों में कदापि नहीं हो सकता था। जो इंसान अपने राज्य की रक्षा के लिए अग्निकुंड में खुद को तर्पण करने की सोच सकता है, उसका मौत से डरना मुझे एकदम से समझ नहीं आया था। कहते हुए देवयानी का चेहरा एक गर्व के साथ फूल उठा था। अधूता वहां से भाग चुका था। शक्ति मौली का जो देवयानी के ऊपर शक था वो भी जाता रहा और दोनों फिर से पृथ्वी की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से दो आग के गोले आसमान में बिल्कुल उनके समीप प्रकट हुए और जाकर उन दोनों से टकराए। और उनके टकराने के बाद शक्ति मौली और देवयानी वहां से छिटक कर दूर जा गिरे थे और बहुत तेजी के साथ पृथ्वी की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे वो नीचे की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे की कांति मलिन होती जा रही थी और वो बेहोश होते जा रहे थे। अधूता के भागने के बाद देवयानी और शक्ति मौली के ऊपर हमला किसने किया था, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ पेमा के साथ ईटानगर के उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था जहां पर जगत प्रसाद माथुर को भर्ती किया गया था। वो जल्दी से कार से उतरा और हॉस्पिटल के अंदर चला गया था। जब वो वहां से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने पाया कि रिया बहुत बेचैनी के साथ वहां टहल रही थी। सिद्धार्थ को वहां पर आया देखकर रिया के दिल में थोड़ा सुकून उत्पन्न हो गया और वो भागकर जल्दी से सिद्धार्थ के पास पहुंची और बोली, लेकर आए तुम दादाजी के लिए दवा? उसके सवाल पूछने पर सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ झोला रिया के आगे बढ़ा दिया था और रिया उसे लेकर आईसीयू में एडमिट अपने दादाजी के पास चली गई। वहां पर मौजूद जूनियर डॉक्टर ने रिया को वहां आया देखकर उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ मिस रिया? और फिर जब उसकी नजर रिया के हाथों में टंगे झोले पर गई तो उसने आगे पूछते हुए कहा, और ये आपके हाथ में क्या है? उसके सवाल पूछने के बाद रिया ने उसमें रखी हुई बोतल निकाली और डॉक्टर के आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मेरे दादाजी के लिए दवा है जो कि मैंने अपने दोस्त से मंगाई है, प्लीज आप इसे इन्हें पिला दीजिए। कहते हुए रिया ने वो बोतल डॉक्टर के सामने रख दी थी। जगत प्रसाद माथुर एक बहुत जाना माना नाम थे और उनकी पोती रिया का नाम उससे भी बड़ा हो चुका था। इसलिए जब उसने एक बोतल में भरी कोई आयुर्वेदिक दवा उनके सामने रखी तो डॉक्टर थोड़ा हैरत में पड़ गया। उसे रिया माथुर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये आप क्या कह रही है मिस रिया? हम पेशेंट को अभी किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं दे सकते। डॉक्टर ने रिया के द्वारा लाई गई दवा देने से मना करते हुए कहा। उसे रिया का ये व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद रिया ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। प्लीज डॉक्टर, आप इन्हें ये दवाई पिला दीजिए। पिछली बार भी जब इन्हें हार्ट अटैक आया था तब हमने इन्हें यही दवा पिलाई थी, तब ये सही हो गए थे। डॉक्टर के मना करने के बाद रिया ने कहते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। उसे सिद्धार्थ की दवा के ऊपर पूरा यकीन था क्योंकि उसके दादाजी सिद्धार्थ की दवा की वजह से ही अपने पैरों पर चलना शुरू कर पाए थे। ये आपसे किसने कह दिया मिस रिया कि इन्हें इससे पहले भी हार्ट अटैक आया है? ये इनका पहला अटैक है। जैसे ही उस डॉक्टर ने रिया के सामने ये खुलासा किया कि रिया को ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर वज्रपात हो गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या इससे पहले दादाजी को अटैक नहीं आया था? रिया ने हैरानी के साथ डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा। हाँ मिस रिया, आपसे जिसने भी ये कहा हो कि उन्हें अटैक आया था और ये दवा देने के बाद वो ठीक हो गए थे, उसने जरूर पैसे ऐंठने के लिए आपसे झूठ बोला होगा। डॉक्टर ने रिया को जवाब दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया था। अपने दादाजी को पहली बार अटैक आने की बात सुनकर रिया का दिल टूट चुका था। अब उसके दिमाग में फिर से जगत प्रसाद माथुर के प्रति एक अजीब भावना प्रकट होनी शुरू हो चुकी थी। उसने सिद्धार्थ की दी हुई बोतल उठाई और चुपचाप भारी कदमों से आईसीयू से बाहर निकल गई। रिया को बाहर निकलते देख सिद्धार्थ खुश हो चला था। उसे लगा कि शायद उसकी दवाई ने काम कर दिया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैलती चली गई थी, लेकिन जैसे जैसे रिया करीब आती गई वैसे वैसे सिद्धार्थ के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती चली गई थी। उसे रिया का दुख भरा चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। अब ये दुख उसे इसलिए था कि वो सिद्धार्थ के द्वारा लाई गई दवा अपने दादाजी को पिला नहीं पाई थी, या फिर ये दुख उसे इसलिए था कि उसके सामने अपने दादाजी का एक और राज खुल चुका था। ये बात सिर्फ और सिर्फ रिया ही बता सकती थी। क्या हुआ मैडम, आप इतनी दुखी क्यों हैं? सब सही तो है?
उसके चेहरे पर फैले अपार विषाद को देखने के बाद सिद्धार्थ ने रिया से सवाल किया, लेकिन रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके द्वारा लाई गई बोतल उसके हाथों में पकड़ा दिया और सीधे चलते हुए जाकर वहां खड़ी हो गई थी जहां पर लोबो, अमन और पेमा खड़े हुए थे। रिया के चेहरे पर फैले दुख को वो सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है? माथुर सर ठीक है ना? रिया को इतना ज्यादा दुखी देखकर अमन ने उससे सवाल किया, लेकिन रिया ने उसके सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि लोबो की ओर देखते हुए बोली, लोबो एक बात बताओ। कहते हुए उसके आवाज में इतना भारीपन और दुख था कि जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे संसार का दुख उसके ऊपर ही आकर फट गया हो। सभी वहां खड़े रिया को आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सब सही था, अचानक से रिया को क्या हो गया कि वो इतनी दुखी होकर वहां से बाहर निकली, और वो लोबो से क्या जानना चाहती है। हाँ रिया बेब, कहते हुए लोबो रुक गया और फिर बोला, जी मैम पूछिए। उसे रिया की वो धमकी याद आ गई थी जो उसने लोबो को 1 घंटे पहले दी थी। जब मैं अमन के साथ राजस्थान में थी तो दादाजी को हार्ट अटैक आया था या उन्होंने बहाना बनाया? रिया के द्वारा ये सवाल पूछे जाते ही लोबो एकदम से थर्रा उठा था। रिया उसके ऊपर पहले से ही बहुत गुस्सा थी और जब डॉक्टर ने उसके सामने ये खुलासा कर दिया था, गुस्से के साथ साथ उसकी भावुकता भी चरम पर पहुंच चुकी थी। वो मैम, इससे पहले कि लोबो रिया को कोई जवाब देता, वो भावुक होते हुए बोली, देखो लोबो, कल से ही तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इसलिए प्लीज अब मुझसे कोई झूठ ना बोलना। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आखिर किस अनजान शक्ति ने किया था देवयानी और शक्ति मौली के ऊपर हमला? और क्या लोबो खोलने वाला है रिया के सामने कोई बड़ा राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।